गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो तुम लोग का पहाड़ जितना बड़ा सब्जेक्ट तो हो गया अभी। अभी छोटा छोटा सब्जेक्ट बाकी रहेगा, खाली आईडीटी बाकी है। ऑडिट, हाँ ऑडिट, ऑडिट मतलब डीटी से बड़ा सब्जेक्ट। ओके, डीटी से बड़ा सब्जेक्ट मतलब सबसे वास्ट सब्जेक्ट फाइनल लेवल पे इट इज ऑडिट ओनली। ओके, डीटी भी कुछ नहीं उसके सामने। और डीटी कैसा, एक बार रिटेन तो होता है, मतलब अपने को जमेगा करने को, लेकिन ऑडिट कैसा कितना कर करके भी वो थोड़ा रह जाता। ठीक है, अभी हम लोगों ने कहाँ पे लेफ्ट किया था उसको, आईटीसी का क्वेश्चन आंसर पे छोड़ा था शायद से। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले जितना आईटीसी हुआ है ओके उसको रिवाइज करते हैं, उसमें फिर जो तुम लोग के अटेम्प्ट का अमेंडमेंट्स है ओके वो कर लेते हैं, एंड देन वी विल रिज्यूम विथ क्वेश्चंस। ये फैन बंद करवा दो क्या, इरिटेट हो रहा है क्या इसके वजह से? बंद कर दो, बंद कर दो फिर। आईटीसी का बुक मिला रहेगा ना तुम लोग? बुक नहीं है आईटीसी चैप्टर का, जो वॉल्यूम मिला है वो कहाँ तक का है ना? इस क्वेश्चन आंसर भी है ना इसमें? तुम लोग लास्ट टाइम तो कर रहे थे ना। क्वेश्चन बैंक अलग से दिया है कि साथ साथ में दिया है? साथ साथ वाला है ना, ठीक है। एक बार चलो रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। अरे इरिटेट हो रहा है, आराम आराम से बंद हो रहा है। नहीं नहीं सुनो, अभी एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, लिसन। आईटीसी में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 18 और अपना फाइनल लेवल पे 20 एंड 21 ओके ये सब सेक्शंस हम लोगों ने किया हुआ है। ओके उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट किया रहेगा। सेक्शन नंबर 16, इसका मेन हेडिंग था कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। ओके आईटीसी लेने के लिए कुछ कंडीशंस था, ओके वो कंडीशंस फुलफिल करने पे आईटीसी मिलेगा हम लोग को। उसमें सबसे पहले देखा था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी। ओके एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। ओके उसको खरीदी जो करना है वो बिजनेस पर्पस के लिए करने का था, ऐसा हो, उसको बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी करना है। बिजनेस पर्पस या तो इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, तो यहां पर सबसे पहला चीज देखा था रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। ओके और कौन सा पर्पस होना चाहिए? बिजनेस पर्पस। उसके बाद 6 कंडीशन पढ़ाया था। ओके आईटीसी लेने का 6 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन, आप लोग के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। ओके या तो डेबिट नोट होना चाहिए, जो भी आप खरीदी कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को गुड्स या तो सर्विसेज मिलना चाहिए। ओके रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब जो भी आप लोग खरीद रहे हो वो आपको मिलना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। मेन पॉइंट है रिसीव होना चाहिए। इसके अंदर एक एक्सेप्शन था। ओके बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सप्लायर है वो गुड्स भेज रहा है रिसिपिएंट को, लेकिन वो बिल किसके ऊपर बनाएगा? थर्ड पर्सन के ऊपर। ओके ट्रांजेक्शन ऐसा था, यहां पर ए बी और सी इस तरीके से था। बी ने इनवॉइस किसके ऊपर बनाया? ए के ऊपर, और गुड्स किसको दिया? सी को। तो गुड्स तो यहां पर है और ये गुड्स का इनवॉइस इधर है, तो क्या ए को आईटीसी नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि दिस इज द एक्सेप्शन। ओके उसके बाद तीसरा कंडीशन, सप्लायर शुड पे टैक्स। ओके सप्लायर शुड पे टैक्स। अब
अभी सप्लायर टैक्स किस में भरता है? सप्लायर टैक्स किस में भरता है? 3B में भरते हैं हम लोग टैक्स। तो 3B भरना चाहिए सप्लायर ने और टैक्स का पेमेंट करना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, रिसिपिएंट शुड फाइल 3B। ओके, रिसिपिएंट को भी बोलते हैं लोग कि 3B फाइल करो। रिसिपिएंट को क्या बोला? 3B फाइल करो। अभी रिसिपिएंट 3B फाइल करके क्या करेगा? आईटीसी अवेल करेगा। समझ में आ रहा है क्या? और उसको अगर लायबिलिटी रहेगा तो यूज भी करेगा। ओके, उसके बाद पांचवा कंडीशन, सप्लायर शुड फाइल GSTR 1। ओके, सप्लायर को क्या फाइल करना है? GSTR 1 फाइल करना है, क्योंकि 1 फाइल करेगा तो ही सामने वाले को 2B में दिखेगा। ओके, अगर सप्लायर 1 ही फाइल नहीं करेगा तो सामने वाले को 2B में दिखने नहीं वाला है, तो गवर्नमेंट आईटीसी नहीं देगा। आ रहा है समझ में? एंड लास्ट कंडीशन, ITC should not be in restricted category. Okay, ITC should not be in restricted category. Okay, restricted category का एक मीनिंग बताया था, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें LOR और POS अगर अलग अलग रहेगा तो ITC नहीं मिलेगा। ओके, इसको डिटेल में हम लोगों ने समझा था। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो स्टेट है वो रेवेन्यू मिलने वाला स्टेट है, एंड LOR जो स्टेट है वो कौन सा है? हाँ, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, मतलब आईटीसी देने वाला गवर्नमेंट है। अगर जिसको टैक्स ही नहीं मिला वो आईटीसी कैसे देगा? तो ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग को आईटीसी मिलेगा। तो ये 6 कंडीशन देगा। उसके बाद हम लोगों ने कंसेप्ट किया नेक्स्ट 180 डेज का एक कंसेप्ट किया। ओके, एवरी रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टू इट्स सप्लायर एन इनवॉइस वैल्यू विद इन 180 डेज। ओके, 180 दिन में क्या करना पड़ेगा? रिसिपिएंट ने अपने सप्लायर को इनवॉइस का अमाउंट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और अगर नहीं दे पाया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट कब से कब तक आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, 180 दिन का जो पॉइंट है ये 3 केसेस में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये तीनों केस में गवर्नमेंट देख रहा है। पहले केस में आरसीएम, ओके, आरसीएम में टैक्स भी वही भर रहा है और आईटीसी भी वही ले रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम किधर आ रहा था? सप्लायर बेचारा टैक्स भर रहा है और आईटीसी रिसिपिएंट ले रहा है, और सप्लायर को पैसा भी नहीं दे रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया। तो इसका पहला एक्सेप्शन क्या होगा? हाँ, पहला एक्सेप्शन था आरसीएम। ओके, दूसरा एक्सेप्शन था शेड्यूल 1, क्योंकि शेड्यूल 1 का जो एक्टिविटीज है उसके अंदर कंसिडरेशन ही नहीं है, तो पे क्या करेंगे? ओके, तो कंसिडरेशन नहीं है। और तीसरा था 15(2)B का एडिशन। ओके, 15(2)B का एडिशन। 15(2)B मतलब एनी अमाउंट पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ओके, अगर सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट पे कर रहा है किसी और को, ओके, सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट पे कर रहा है, तो क्या वो चीज सप्लायर को पे करेगा? अभी वो नहीं पे करेगा। ओके, इसका एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिखाया हुआ था। समझो कि यहां पर ए करके सप्लायर है, बी करके एक रिसिपिएंट है, बराबर। अभी ए ने बी को समझो एक मशीन भेजा 10 लाख रुपीस का, ठीक है। बी को बोला गया कि इंस्पेक्शन वाला आएगा, ओके, इसको आप पैसा दे देना 25,000 रुपया, और बाद में क्या करना, जब ये बी ए को पैसा देगा ना उसमें से कट करने का। ओके, मतलब कि अभी बी ए को कितना रुपया देगा? हाँ, बी ए को 9,75,000 रुपीज देगा। समझ में आ रहा है क्या? पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप पेमेंट 9,75,000 कर रहे हो, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए हम लोग क्या वैल्यू ट्रीट करेंगे? ओके, 25,000 हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे। सो टोटल हो जाएगा 10 लाख रुपीज प्लस जीएसटी 1,80,000, और टोटल इनवॉइस कितने का बनेगा? 11,80,000। लेकिन अभी सच में क्या बी ए को 11,80,000 पे करेगा क्या? नहीं, वो पे नहीं करेगा। क्यों पे नहीं करेगा? क्योंकि 25,000 ऑलरेडी पे कर चुका है ना आई को। तो दिस 25,000 बिकम्स द एक्सेप्शन। ओके, ये 25,000 रुपया जो है वो एक्सेप्शन बनता है फॉर 180 डे रूल। आ रहा है समझ में? ओके, डिटेल में किया था हम लोगों ने इसके ऊपर। चलो,
इसके बाद सेक्शन नंबर 16 में आगे देखा टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी। ओके, टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी। अभी आईटीसी अवेल करने का टाइम लिमिट है, यूज करने का टाइम लिमिट नहीं है। क्योंकि यूज तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, खाली टाइम लिमिट में क्या करना है, अवेल करना है। अभी अवेल करना है मतलब 3B फाइल करना है, क्योंकि आईटीसी का अवेलमेंट किस में होता है, 3B में हो रहा है। आईटीसी का अवेलमेंट किस में होएगा, 3B में होएगा। तो हम लोग को क्या करना है, टाइम लिमिट में आईटीसी अवेल करना है। ओके, अभी अवेल करने का टाइम लिमिट था 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और actual date of filing annual return whichever is earlier। ओके, 30th नवंबर क्यों था, क्योंकि इनकम टैक्स में 30th नवंबर इज द ड्यू डेट फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस, बराबर। तो उस हिसाब से लोगों ने 30 नवंबर रखा है। और एनुअल रिटर्न का डेट ऑफ फाइलिंग, नॉट ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट रखना होता तो हमेशा 30th नवंबर ही अर्ली आता, क्योंकि ड्यू डेट क्या है, 31st दिसंबर इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अभी आएगा ना, तुम लोग ऑफिस में काम चालू रहेगा। ओके, तो फिर ये वाला ड्यू डेट नहीं लिखा है, क्या लिखा है इधर, एक्चुअल डेट। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, जल्दी फाइल कर लेती है, तो फिर उन लोग का पिछले साल का आईटीसी लेने का टाइम लिमिट क्या बन जाएगा, एनुअल रिटर्न का डेट। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो इन दोनों में से विचेवर इज अर्लियर था। ओके, उस 3B में आईटीसी लेना है। यहां पर जो भी डेट आएगा, ओके, वो डेट के अंदर अंदर आईटीसी लेना है। समझ में आया, मतलब ये डेट के अंदर अंदर 3B फाइल करना है, कोई भी 3B में आईटीसी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कैपिटलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ओके, इसके अंदर देखा था हम लोगों ने, अगर आईटीसी को हम लोग फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में डेबिट करेंगे, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट, उसी के अंदर आईटीसी का भी वैल्यू डाल दिया। ओके, एग्जांपल, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,18,000। ओके, टू वेंडर 1,18,000। ऐसे केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, ऐसे केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों ने एंट्री पास किया रहता अलग से ऐसा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, आईटीसी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट हम लोगों को आईटीसी देगा। आ रहा है समझ में। ओके, इधर नहीं देगा। क्यों, रीजन क्या, क्योंकि इस केस में डेप्रिसिएशन जो है ना, वो हम लोग 1,18,000 पे लेंगे। नहीं दिखा, हाँ। ओके, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1,18,000 के ऊपर आईटी अपना डेप्रिसिएशन लेंगे, और इस केस में 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन लेने वाले हैं। ओके, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने आईटीसी एक बाजू पे अलाउ किया, एक बाजू पे नहीं किया। क्लियर है पॉइंट। तो ये अपना सेक्शन नंबर 16 हुआ था। ओके, उसके बाद अभी हम लोगों ने सेक्शन नंबर 17 स्टार्ट किया। ओके, सेक्शन नंबर 17, इसका हेडिंग था अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट। ओके, अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट। ओके, अभी इसका मीनिंग क्या था देखो। अगर हम लोगों का आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, ओके, हम लोग का आउटवर्ड सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, नो आईटीसी, नो आईटीसी। अगर हम लोग का आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, तो क्या बोला, फुल आईटीसी मिलेगा। अगर हम लोगों का आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट है, तो इस केस में बोला गया हम लोग को रूल नंबर 42 फॉलो करो एंड रूल नंबर 43 फॉलो करो। तो ये दो रूल हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में।
अभी दिखेगा पूरा। देखो तो रूल नंबर 42 43 हम लोग को फॉलो कर रहा था। अभी रूल नंबर 42 में हम लोगों ने क्या पढ़ा वो समझ रहा हूं। ओके, रूल नंबर 42, इसमें एक फॉर्मेट था। ओके, इसमें एक फॉर्मेट था t माइनस t1 माइनस t2 माइनस t3। ओके, आंसर्स को हम लोग सी बोलते थे। ओके, तो सबसे पहला आंसर C1 था, उसके बाद T4 माइनस क्या C2 आएगा, फिर हाँ माइनस D1 माइनस D2। ओके, आंसर विल बी C3 प्लस T4। C3 प्लस T4 अपना ITC था, बराबर। अभी ये T सब ये है क्या, सुनो। T मतलब है सबसे पहला टोटल ITC। ओके, मतलब इसके अंदर एलिजिबल इनएलिजिबल सब कुछ आ गया। ओके, T मतलब एवरीथिंग। उसके बाद NEI। ओके, ये 3 माइनस करने बोला। N इज एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस। ओके, E is exclusively exempt and I is ineligible ITC जो मोटर व्हीकल वगैरह रहता है। ओके, फिर अपने को एक आंसर मिलेगा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हाँ जो टैक्सेबल टू टैक्सेबल वाला है, टैक्सेबल टू टैक्सेबल, उसको माइनस करेंगे क्योंकि वो पूरा एलिजिबल है, उसमें से कुछ कटना नहीं चाहिए। ओके, इट शुड बी फुल्ली एलिजिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, T4 को माइनस कर देंगे। ओके, क्योंकि ये फुल्ली अलाउड है, दैट इज टैक्सेबल टू टैक्सेबल। फिर एक आंसर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं C2, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन क्रेडिट। ओके, कॉमन क्रेडिट। तो हम लोग अभी फास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं फास्ट किया है। ओके, इसके ऊपर एक एक लेक्चर निकाला हम लोगों ने, ठीक है। हाँ, तो कॉमन क्रेडिट हो गया। उसके बाद दो D माइनस करते, D1 D2। D1 इज कॉमन में से एग्जाम का प्रोपोर्शन, मतलब C2 इंटू E अपॉन F। ओके, E को डिटरमाइन करने का मेथड था। ओके, हम लोग एग्जाम सप्लाई ऐड करते थे, RCM आउटवर्ड ऐड करते थे, 1% ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी, स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, और माइनस करते थे काफी सारी चीजें। ओके, वैट एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते थे। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज हम लोग माइनस करके E निकालते थे। D2 वॉज C2 का 5%, लेकिन हर जगह पे नहीं लेना इसको। ओके, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो भी लेने का। फिर आंसर मिलेगा C3 एंड T4, ये जो था यहां पर ये ऐड करना है। क्लियर है क्या? तो ये हम लोग का रूल नंबर 42 हुआ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग ने देखा, अगर हम लोग का जो आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट है, पर हम लोग का खरीदी मशीनरी है, मशीन का परचेज है, तो उसमें ये फॉलो नहीं करना है। ये फॉलो कब करना है, जब हम लोग क्या खरीद रहे हैं, हाँ इनपुट्स और इनपुट सर्विस। जब भी हम लोग का परचेज है मशीनरी, दैट इज कैपिटल गुड्स, तो हम लोग को रूल नंबर कौन सा लगाने का है, 43। ओके, रूल नंबर 43 में रूल नंबर 43 में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग का जो आईटीसी रहेगा, ओके, विच इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज, उस आईटीसी को नाम दिया जाएगा ए। ओके, अगर समझो एक मशीन खरीदा 10 लाख का, मशीनरी के ऊपर जीएसटी भरा 1,80,000, तो दैट 1,80,000 विल बिकम ए। ओके, ये मशीन से क्या बना रहे हम लोग, टैक्सेबल एंड एग्जाम दोनों बना रहे हम लोग। तो यहां पर ए जो है, ओके, ये जो आईटीसी है वो 60 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का है, 60 मंथ्स का है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक महीने का चाहिए ना, तो ए डिवाइड बाय 60, लेकिन डायरेक्टली ए बाय 60 नहीं करते थे हम लोग क्या करते थे, समेशन ए अपॉन 60 करते थे। समेशन ए मतलब जितना भी मशीन्स है उन सबका टोटल, समझो 10 मशीन है तो 10 मशीन का आईटीसी को मिलाने का पहले। ओके, तो समेशन ए, जिसको आंसर क्या आएगा, टीसी, टीसी डिवाइड बाय 60, इसको हम लोग बोलते थे टीएम, और टीएम मतलब एक महीने का, उसके अंदर इंटू ई अपॉन एफ। आ रहा है क्या समझ में, क्लियर है क्या पॉइंट, समझा? इतना आईटीसी हम लोग रिवर्स करते थे। ओके, उसके बाद एक टीआईई का कंसेप्ट सिखाया था। ओके, टीआईई का एक कंसेप्ट था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने एक मशीन यहां पर खरीदा, समझो 3 लाख रुपए का, 54,000 का आईटीसी इनकर किया,
टोटल बिकम्स 3,54,000। हम लोगों ने ये मशीन को एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया, ओके। और बाद में एक पॉइंट से हम लोग क्या करने वाले, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए वापरेंगे। तो हम लोगों ने मशीन खरीदा, किसके लिए खरीदा, एग्जाम के लिए। लेकिन 2 साल के बाद हम लोग इसको किस में यूज कर रहे हैं, ओके, टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, क्या हमने आपको पहले आईटीसी दिया था, क्या नहीं दिया था, क्योंकि आप लोग ने क्या बोला था, हम एग्जाम सप्लाई करेंगे। तो हम लोग को अभी पहले तो आईटीसी मिलेगा, ओके। आईटीसी पूरा नहीं मिलेगा। 54,000 में से हम लोग को 5% पर क्वार्टर, ओके। 2 साल का कितना क्वार्टर रहेगा, 8 क्वार्टर्स। तो ये माइनस करना पड़ेगा, कितना आ रहा है, कितना, 48,600, नहीं वो नहीं आएगा, 32,400 कुछ कितना, 32,400 नेट आंसर रहेगा, ठीक है। 32,400 का नेट आईटीसी हम लोग को मिलेगा, समझ में आ रहा है ये, ओके। अभी उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर से रोल नंबर 43 रिवर्सल स्टार्ट करना, ओके। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इतना आईटीसी लेना पड़ेगा, ओके। सबसे पहला आईटीसी टू बी टेकन 32,400, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे रोल नंबर 43 का। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, रोल नंबर 43 के रिवर्सल में हम लोग को 32,400 डिवाइड बाय 60 करना चाहिए, या फिर 54,000 अपॉन 60 करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए, 54,000 अपॉन 60 की 32,400 अपॉन 60, 54,000, ओके। इसका रीजन ये बताया था, क्योंकि 54,000 इज आईटीसी फॉर 60 मंथ्स, बराबर। तो नीचे भी 60 आना चाहिए, देखो दोनों सेम होना चाहिए ना। ऊपर अगर हम लोग 32,400 लिखेंगे तो 3 साल का लिखा, और नीचे 60 लिखेंगे तो प्रोपोर्शन नहीं हुआ। तो अभी क्या हो जाएगा, 54,000 इज फॉर 60 मंथ्स, नीचे भी 60, ओके। तो इस तरीके से हम लोग को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर मिला, उसके बाद E अपॉन F करने का, आ रहा समझ में। तो ये अपना स्पेशल पॉइंट था। इसके अंदर ये जो माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो माइनस कर रहे हैं, इसको हम लोग नाम दिया था TIE, ओके। आईटीसी फॉर एग्जाम सप्लाईज, मतलब एग्जाम पीरियड, समझ में आ रहा है पॉइंट। TIE करके एक नाम दिया था हम लोगों ने, समझ में। अच्छा, तो अपना रोल नंबर 43 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इनएलिजिबल आईटीसी स्टार्ट किया, ओके। इनएलिजिबल आईटीसी, ओके। ये जो सेक्शन था, इट वाज नॉन ऑब्स्टेंट, ओके। नॉन ऑब्स्टेंट सेक्शन था, मतलब कि अगर आप लोग बिजनेस पर्पस के लिए खरीदोगे तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ओके। बिजनेस पर्पस के लिए खरीदेंगे तो भी आईटीसी हम लोग को नहीं मिलेगा। सबसे पहला मोटर व्हीकल, ओके। मोटर व्हीकल का हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, यहां पर रिपीट कर रहा हूं, ओके। मोटर व्हीकल में देखा था सबसे पहला चीज, अगर हम लोग का गाड़ी मोटर व्हीकल है ही नहीं, अगर हम लोग का जो गाड़ी है वो मोटर व्हीकल ही नहीं, जैसे जेसीबी, ओके। ये सब जो है वो मोटर व्हीकल्स नहीं है। भले अपने को दिख रहा है कि रोड पे चल रहे हैं, लेकिन उनका मेन काम रोड पे चलना नहीं था, ओके। उनका मेन काम क्या था, कंस्ट्रक्शन के साइट पे काम करना। तो मोटर व्हीकल जो चीजें नहीं है, उनका आईटीसी हम लोग को मिलेगा, क्लियर कट। लेकिन जो चीजें मोटर व्हीकल है, उसमें हमें चेक करना है कि वेदर इट इज फॉर कैरिंग गुड्स और पर्सन, ओके। गुड्स को लेके जाने के लिए है तो आईटीसी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सन को लेके जाने के लिए रहेगा तो सिटिंग कैपेसिटी चेक करते थे, ओके। अगर मोर देन 13 सिटिंग कैपेसिटी है तो आईटीसी मिलता था, ओके। और अप टू 13 रहता, ओके। तो इसके अंदर चेक करना पड़ता था एक्सेप्शन, ओके। देयर आर 3 एक्सेप्शंस। सबसे पहला फर्दर सप्लाई,
ओके मतलब अगर हमने कार खरीदा उसको बेचने के लिए या तो फिर हम लोगों ने उसको रेंट पे देने के लिए खरीदा। हाँ, उसके बाद ड्राइविंग स्कूल। ओके गवर्नमेंट बोलता है ड्राइविंग स्कूल जो रहेगा ओके इन लोग को आईटीसी मिलेगा। एंड तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर हम लोग को पैसेंजर को कैरी करना है ओके पैसेंजर को कैरी करने का बिजनेस है तो आईटीसी दिया जाएगा। तो ये 3 केस में मिलेगा, आ रहा है समझ में? ओके उसके बाद सेकंड पढ़ा हम लोगों ने ओके सेकंड हम लोगों ने देखा था एयरक्राफ्ट एंड वेसल। ओके मतलब अगर हम लोग प्लेन खरीदते या फिर वेसल खरीद ओके तो फिर आईटीसी हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन थे। ओके 3 तो कॉमन थे सेम टू सेम एंड चौथा एक एक्स्ट्रा था और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यहां पर ब्लॉक कौन सा रहा आईटीसी? प्राइवेट जेट। अगर प्राइवेट जेट रहेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल पर्पस हो गया। क्लियर है क्या? ओके उसके बाद तीसरा सर्विसेस इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल। मतलब हम लोगों ने क्या किया, एयरक्राफ्ट का रिपेयरिंग करवाया ओके या तो मोटर व्हीकल का रिपेयरिंग करवाया। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आप लोगों को मोटर व्हीकल का आईटीसी मिला है तो भी उसके रिपेयरिंग का आईटीसी मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिला तो उसके रिपेयरिंग का आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ओके समझ में आ रहा है पॉइंट? हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद इसके और 2 एक्सेप्शन पढ़े थे हम लोगों ने। एक था मैन्युफैक्चरर, क्योंकि जिस पर्सन ने मैन्युफैक्चरिंग किया इस गाड़ी का उसको तो आईटीसी मिलेगा, उसको गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। एंड दूसरा जो पर्सन इंश्योरेंस का बिजनेस में है ओके उस पर्सन को आईटीसी मिलेगा रिपेयरिंग का। ओके फॉर एग्जांपल देखो इसका सेकंड एक्सेप्शन का एग्जांपल दे रहा हूं। एक एक्सेप्शन का था मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा इंश्योरेंस। ओके फॉर एग्जांपल बजाज इंश्योरेंस आप लोगों ने लेके रखा हुआ है गाड़ी का, बराबर है? अभी क्या हुआ, आपका एक्सीडेंट हुआ ओके तो यहां पर क्या हुआ, बजाज वाले क्या करेंगे, आप लोग को रिपेयरिंग का जो खर्चा है वो रीइंबर्स करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस लेके रखा है ना। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस रहता है ओके अपने को हेल्थ खराब हो गया तो अपने को इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। तो वैसे ही अगर अपना गाड़ी खराब हो गया तो रिपेयरिंग का खर्चा कौन देगा अपने को? बजाज वाला। तो बजाज वाले रिपेयरिंग का खर्चा देंगे, मतलब रिपेयरिंग वाला जो गैरेज है वो किसके ऊपर बिल बनाएगा? ओके बजाज के ऊपर बिल बनाएगा। ओके तो यहां पर क्या होगा, बजाज वगैरह को आईटीसी मिलेगा। ओके और ये लोग री इंश्योरेंस के बिजनेस में रहते हैं ओके री इंश्योरेंस करवाते हैं, मतलब ये बजाज वाला पूरा का पूरा लोड नहीं लेगा खुद, वो क्या करेगा क्योंकि पीछे वापस से इंश्योरेंस करवाएगा तो बजाज को उसका भी आईटीसी मिलेगा। सुनना, तो इसका सर्कुलर एक अमेंडमेंट है वो भी हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट था एफओबी एचसीएल स्क्वायर। ओके फोर्थ वाज एफओबी एचसीएल स्क्वायर, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड, एंड लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ओके इन सभी का आईटीसी हम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन थे। ओके सबसे पहला इनवर्ड सप्लाई फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई। ओके मतलब आपने खरीदा है इसी को बेचने के लिए तो मिल जाएगा आईटीसी। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई फॉर कंपोजिट और मिक्स्ड आउटवर्ड सप्लाई, मतलब समझो स्पाइस जेट उसने खाने पीने का सर्विस लिया, लेकिन क्या सच में उसका होटल का बिजनेस है क्या? नहीं। ओके वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, ट्रैवलिंग, तो वो ट्रैवलिंग में खाना पीना यूज करना है तो स्पाइस जेट को भी आईटीसी मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? ओके तीसरा ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर ओके टू प्रोवाइड टू एम्प्लॉई अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। ओके मतलब कि ये सर्विसेज एम्प्लॉयर ने लिया बट उसने खुद के लिए नहीं लिया, लॉ को कंप्लाई करने के लिए लिया।
ओके, वो चाहता तो नहीं लेता, लेकिन लॉ ने बोला है इसीलिए उसको लेना पड़ा। ओके, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दिया था। फैक्ट्रीज एक्ट का एक एग्जाम्पल था, इसमें 250 के ऊपर वर्कर काम करते, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कैंटीन लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी कैंटीन सेटअप करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। ओके, और एक और एग्जाम्पल दिया था शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का। ओके, अगर समझो कोई लेडी वर्कर 8 बजे के बाद काम पे बैठी है, ओके, तो घर तक ड्रॉप करने का फैसिलिटी अरेंज करके देना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 ऑब्लिगेटरी था, समझ में? लॉ में नहीं लिखा है, लॉ में मतलब अपना जीएसटी लॉ में नहीं लिखा है, ये बाकी लॉ से हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कहां पे ऑब्लिगेटरी है। ओके, जहां तक मुझे आता है ये 2 ही है, लेकिन जैसे तुम लोग को प्रैक्टिकली मिलेगा तो बता देना। ओके, तो ये हो गया अपना एफओबी एचसीएल। उसके बाद देखा था ट्रैवल बेनिफिट्स। ओके, ट्रैवल बेनिफिट्स, मेंबरशिप ऑफ क्लब, एंड हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, इन सभी का आईटीसी हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, ऑब्लिगेटरी। ओके, ऑब्लिगेटरी रहेगा तो मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया तो इसमें हम लोग चेक करेंगे प्लांट एंड मशीनरी बना रहे या फिर बिल्डिंग। अगर प्लांट एंड मशीनरी बना रहे तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर बिल्डिंग बना रहे तो हम लोग को चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं या फिर हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर कैपिटलाइज कर रहे तो नहीं मिलेगा, पीओ में डेबिट कर रहे तो मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसमें एक एक्सेप्शन भी देखा था, इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई। ओके, एक एलएनटी का एग्जांपल लिया था। ओके, अगर एलएनटी ने रनवे बनाने का सर्विसेज लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है, क्या एग्जांपल वही है? ओके, अगर एलएनटी का इनवर्ड सप्लाई लिया, क्या लिया, इनवर्ड सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, तो ऐसे केस में एलएनटी को आईटीसी मिलेगा। ओके, उसके बाद देखा था हम लोगों ने गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन, मतलब हम लोगों ने खुद के लिए कुछ बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए गुड्स और सर्विस लिया। ओके, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, क्या आप खुद के लिए प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो तो आईटीसी मिलेगा, खुद के लिए बिल्डिंग बना रहे हो तो चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है या फिर कैपिटलाइज हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है तो ठीक है, कैपिटलाइज हो रहा है तो नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी का इधर मीनिंग पढ़ा था, स्पेसिफिक मीनिंग था। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, यहां पर प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड्स 3 थिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। क्लियर है क्या? तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद अगर हम लोगों ने कंपोजिशन स्कीम से कुछ खरीदा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, मतलब पहली बात तो वो जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकता, तो आईटीसी मिलेगा भी नहीं। उसके बाद पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ खरीदा तो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने कुछ खरीदा, उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, एक्सेप्ट क्या लिखा पढ़ो, यस, एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी मिलेगा। उसके बाद सीएसआर एक्सपेंडिचर। ओके, अगर हम लोग सीएसआर एक्सपेंडिचर करते हैं तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। देन गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट, ओके, फ्री सैंपल, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, स्टोलन, रिटर्न ऑफ, तो इन सबका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, इसमें एक सर्कुलर देखा हम लोगों ने, बाय 1 गेट 1 फ्री। ओके, बाय 1 गेट 1 फ्री में क्या होता है, हम लोग को एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है लेकिन एक्चुअल में वो फ्री है ही नहीं। क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि जो मेन प्राइस है उसके अंदर ही वो, तो बाय 1 गेट 1 फ्री में फ्री भी दिया तो भी उसको खरीदी का आईटीसी मिलेगा। आ रहा है समझ में? ये हमने पढ़ा। उसके बाद लास्ट इसके अंदर
अगर हम लोग के सप्लायर हैं सेक्शन नंबर 74, 129, 130, ओके, इस सेक्शन में टैक्स का पेमेंट किया है तो हम लोगों को आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, ये सेक्शन फ्रॉड के सेक्शन थे। 74 वाज फ्रॉड, 129 डिटेंशन ऑफ व्हीकल एंड 130 कॉन्फिस्केशन। ये हम लोग को आएगा बाद में, डिमांड रिकवरी में आएगा। ओके, तो सेक्शन नंबर 74 फ्रॉड, 129, 130। समझो यहां तक अपना इनएलिजिबल आईटीसी हुआ। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर का किया था, क्या है क्या बैंकिंग सेक्टर चेक करो, शायद बाकी लग रहा है मेरे को, बाकी है ना, हाँ ठीक है, वो करेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 18 स्टार्ट किया हम लोगों ने। ओके, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 का नाम था अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। क्योंकि कुछ अलग अलग केसेस में गवर्नमेंट हम लोग को आईटीसी देता है। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हैं, हम लोग क्या हो रहे हैं, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो, सबसे पहला सेक्शन नंबर 18(1)(a) करके था। ओके, इसमें क्या हो रहा था, हम लोग का टर्नओवर 20 लाख रुपीस क्रॉस हो रहा था। ओके, टर्नओवर 20 लाख रुपीस क्रॉस हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, विद इन 30 डेज आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग को लेट मिला तो भी चलेगा, लेकिन आपका एप्लीकेशन कितने टाइम में होना चाहिए, 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई करेंगे तो हम लोग आपको स्टॉक का आईटीसी देंगे, कैपिटल गुड्स का देंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग खाली स्टॉक का आईटीसी देंगे, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं देंगे। ओके, इसका लॉजिक ये पड़ा था कि 18(1)(a) में हम लोग पहले अनरजिस्टर्ड थे और बाद में रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन 18(1)(c) और 18(1)(d) ये दोनों केसेस कौन से थे, देखो, कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम 18(1)(c), 18(1)(d) एग्जाम से टैक्सेबल लेकिन रजिस्टर्ड होगा वही। ओके, तो हम लोग देख रहे पहले 18(1)(a), पहले हम लोग क्या थे, अनरजिस्टर्ड थे। ओके, उधर से हम लोग क्या हो रहे हैं, अभी लायबल हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, स्टॉक का आईटीसी नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का मिलेगा। कौन से दिन का बात हो रहा है, डेट प्रीसीडिंग बिकमिंग लायबल। ओके, मतलब कि हम लोग के एग्जाम्पल में 1 अक्टूबर से हम लोग का टर्नओवर क्रॉस हो रहा था, तो 30 सितंबर के स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। याद आ रहा है, क्लियर। उसके बाद अगर हम लोगों ने आफ्टर 30 डेज नंबर लिया, ओके, आफ्टर 30 डेज अप्लाई किया, तो ऐसे केस में स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। कौन से दिन का मिलेगा, यहां पर डेट प्रीसीडिंग डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, हम लोग को सेकंड केस में 14 नवंबर को रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, यानी कौन सा, 18 नवंबर था, डेट क्या था, पढ़ो, 18 नवंबर था अपना एग्जाम्पल, 15 था ना, हाँ 15 नवंबर का था, 14 नवंबर के दिन का आईटीसी मिलेगा। समझ में आया पॉइंट, क्लियर है। उसके बाद सेकंड था 18(1)(b), दैट इज वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। आप लोग खुद से होकर नंबर ले रहे हो, तो ऐसे केस में हम लोग को स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का अभी भी नहीं मिलेगा। ओके, कौन से दिन का मिलेगा, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद 18(1)(c), अभी कंपोजिशन स्कीम से क्या हो रहा है, नॉर्मल में जा रहा है, तो ऐसे केस में कैपिटल गुड्स अपना स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का ही मिलेगा, लेकिन पूरा मिलेगा क्या, नहीं। हम लोग को यहां पर क्या करना पड़ेगा, -5% पर क्वार्टर,
क्लियर है? जिस दिन आप स्विच कर रहे हो उसके पिछले दिन का। उसके बाद 18(1)(d, ओके, जो पर्सन पहले से क्या है रजिस्टर्ड है, ओके, उसका एग्जाम सप्लाईज क्या हो रहा है, टैक्सेबल। तो सेम एज कंपोजिशन स्कीम, ओके, आईटीसी मिलेगा लेकिन 5% पर क्वार्टर को माइनस करके, और जिस दिन से अपना प्रोडक्ट एग्जाम से क्या हुआ, टैक्सेबल हो। आ रहा है समझ में? तो ये सेक्शन नंबर 18(1) का समरी था। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने इसका उल्टा केस देखा। उल्टा केस मतलब हम लोग पहले अनरजिस्टर्ड, सॉरी, हम लोग पहले रजिस्टर्ड थे, अभी अनरजिस्टर्ड हो रहा है, मतलब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद सेकंड, इसका उल्टा करो खाली, नॉर्मल से कंपोजिशन, यानी इसका उल्टा टैक्सेबल से एग्जाम, मतलब रिवर्स केस। ओके, रिवर्स केस में गवर्नमेंट को हमें आईटीसी वापस करना है। ओके, आईटीसी वापस करना पड़ेगा, स्टॉक का आईटीसी वापस करेंगे, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी वापस करेंगे। आ रहा है समझ में? अभी इसके अंदर हम लोगों ने जो आईटीसी लेने वाले ना, ये सब, इनके लिए कुछ कंडीशन पड़ा। ओके, जिधर जिधर आईटीसी मिल रहा है ना, उन सब के लिए हम लोगों ने कंडीशन पड़ा। 3 कंडीशन था। सबसे पहला, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। ओके, दूसरा 1 साल से ज्यादा जूना नहीं होना चाहिए। ओके, एंड तीसरा, अगर 2 लाख के ऊपर का क्लेम है, ओके, तो CA/CMA का सर्टिफिकेट चाहिए। आ रहा है समझ में? तो ये 3 चीज पड़ा है ना, ये नहीं है आपका ITT था देखा बाद में? अच्छा ठीक है, देखो, तो ये 3 था। ओके, 3 कंडीशंस था। टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा जूना नहीं होना चाहिए जो भी एसेट है वो, एंड तीसरा 2 लाख के ऊपर अगर क्लेम रहेगा तो CA/CMA का सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, और आईटीसी रिवर्स करने के टाइम पे कोई कंडीशन नहीं है। 1 साल से जूना रहेगा तो भी रिवर्स करने का। ओके, टैक्स इनवॉइस नहीं रहेगा तो मार्केट प्राइस के बेस पे रिवर्स करने का, मतलब रिवर्स तो करना ही है। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, उसके बाद हम लोगों ने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट देखा था। ओके, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, अगर हम लोगों ने मशीन को बेचा तो जीएसटी कितना भरना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोगों ने पढ़ा था टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर। ओके, विच एवर इज हायर, इतना हम लोग को टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना हम लोग को टैक्स भरना पड़ेगा। कौन से सेल पर? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। इज इट क्लियर? अगर हम लोगों ने मोल्ड्स एंड डाइज बेचा तो ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ओके, मोल्ड्स एंड डाइज अगर हम लोगों ने बेचा तो उस केस में जीएसटी कौन से इस पे भरना है हम लोग को? सिंपल, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? ओके, तो अपना ये सेक्शन नंबर 18 तक पूरा हो गया। उसके बाद सेक्शन नंबर 20, 21 किया हम लोगों ने। ओके, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्या है ना? ओके, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अभी ये क्या रहता है? देखो, अगर कोई हेड ऑफिस है, ओके, हेड ऑफिस, उसको वो क्या करता है, अपने ब्रांच का खर्चा खुद करता है, और फिर ब्रांच को क्या करते हैं लोग, आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। ओके, तो अगर समझो हम लोग का ब्रांच सेम स्टेट में, कहां पर है? सेम स्टेट में, मतलब हम लोग समझो महाराष्ट्र में है। ओके, सप्लायर से जो आईटीसी आ रहा है, ओके, वो भी सेम स्टेट का है, मतलब सप्लायर ने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया और हम लोग को किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? सेम स्टेट के ब्रांच को, तो हम लोग उसको सीजीएसटी एसजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर ये दूसरा स्टेट का ब्रांच होता तो हम इसको आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करते। क्लियर है क्या? और अगर हम लोग को आईजीएसटी आता सप्लायर से तो फिर कोई भी स्टेट रहे हम लोग उसको आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट करते। क्लियर है पॉइंट? ओके,
उसके बाद हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक फॉर्मूला था, ओके, फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करने का था, सिंपल, कितना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, उसके टर्नओवर के प्रोपोर्शन का, ओके, उसके टर्नओवर के प्रोपोर्शन का। अभी उसका टर्नओवर समझो T1 है टोटल में से, तो टोटल आईटीसी इंटू T1 अपॉन T इज इक्वल टू C1, मतलब आईटीसी उस ब्रांच को कितना जाएगा टोटल में से उसके टर्नओवर के प्रोपोर्शन का। क्लियर है पॉइंट? ये मैं पढ़ा। टर्नओवर कौन से साल का लेंगे हम लोग? पिछले साल का। ओके, आईटीसी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ऑपरेशनल यूनिट्स, जो यूनिट चालू है, ओके, यूनिट अगर बंद हो गया रहेगा तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन अगर यूनिट चालू है और एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो यहां तक हम लोग का आईएसडी हुआ, इतना करवाया था। उसके बाद एक सर्कुलर भी था, करवाया क्या? देखो, नहीं, हाँ वो वाला करवाया अपना, 4 स्टेप्स था यूटिलाइजेशन का, वो किया, हाँ ठीक है, हाँ वही सर्कुलर 19। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इसके अंदर 4 स्टेप्स बताया था। ओके, देखो 3 लायबिलिटी हो सकता है हम लोग का, आईजीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी लायबिलिटी और एसजीएसटी लायबिलिटी, ये 3 लायबिलिटी है। इसको पे कैसे करना है देखो, यहाँ पे देखो, अभी आईजीएसटी के आईटीसी से, ओके, हम लोग सबसे पहले क्या पे करेंगे? आईजीएसटी का लायबिलिटी पे करेंगे, बराबर है। फिर भी अगर कुछ बच गया, अगर फिर भी अगर कुछ बच गया तो हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग फिर सीजीएसटी को यूज करेंगे, मतलब सीजीएसटी को पे करेंगे हम लोग आईजीएसटी से। ओके, इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, आईजीएसटी के आईटीसी से सबसे पहले आईजीएसटी का लायबिलिटी पे करना, उसके बाद जो आईजीएसटी का आईटीसी बच जाता है उससे हम लोग दोनों में से कोई भी लायबिलिटी पे कर सकते हैं। ओके, इन एनी प्रोपोर्शन। तो यहां पर मैं 2 लिख रहा हूं, ओके, और यहां पर भी मैं 2 लिख रहा हूं। ओके, मतलब इन दोनों में से जो पे करना है पे करो। हम लोगों ने मेथड सीखा था, एक स्पेशल मेथड हमने डिराइव किया था, ओके, कि उस तरीके से हम लोग करेंगे। अगर आईटीसी का बैलेंस सेम है तो बचा हुआ आईजीएसटी आईटीसी 50-50 देंगे, और अगर अलग है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका जिसको ज्यादा जरूरत है उसको देंगे। ओके, इक्वेट करेंगे वगैरह हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद सीजीएसटी का जो आईटीसी है, ओके, सीजीएसटी का आईटीसी, उससे पहले हम लोग सीजीएसटी का लायबिलिटी पे करेंगे। ओके, फिर भी अगर कुछ बच गया तो हम लोग किसको देंगे? आईजीएसटी को देंगे। ओके, लेकिन हम लोग इससे एसजीएसटी का पेमेंट नहीं कर सकते। ओके, वी कैन नॉट पे एसजीएसटी थ्रू सीजीएसटी एंड वाइस वर्सा। ओके, एसजीएसटी के आईटीसी से हम लोग सीजीएसटी का लायबिलिटी भी पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर 3 एंड यहां पर 4। ओके, उसके बाद एसजीएसटी को हम लोग लेंगे, तो एसजीएसटी का आईटीसी से सबसे पहले क्या करेंगे? एसजीएसटी का लायबिलिटी पे करो। उसके बाद क्या करना है? आईजीएसटी के लायबिलिटी को पे करने यूज करना है। तो यहां पर 5 एंड 6। सो मैं सीक्वेंस समझाता, सीक्वेंस क्या देखो वापस से, इसको ऐसे बाहर मत करो, 4 रूल लिखा के दिया था। ओके, सबसे पहला आईजीएसटी के आईटीसी से आईजीएसटी का लायबिलिटी, दूसरा बचा हुआ जो आईजीएसटी का आईटीसी है उससे सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों पे कर सकते हैं, तीसरा क्रॉस वेरिएशन ऑफ आईटीसी इज नॉट अलाउड। ओके, एंड लास्ट रूल, हाँ, सीजीएसटी का आईटीसी से पहले सीजीएसटी फिर आईजीएसटी, मतलब पहले खुद का पेट भरो बाद में दूसरे का, बराबर। उसके बाद एसजीएसटी आईटीसी से पहले एसजीएसटी एंड देन आईजीएसटी। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 समझा पॉइंट। उसके बाद आरसीएम का एडजस्टमेंट सीखा। ओके, आरसीएम का लायबिलिटी हमेशा कैसे पे करते हैं? कैश में। तो फिर हम लोग आउटपुट टैक्स में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आउटपुट टैक्स में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आईटीसी से पे ऑफ हो जाएगा।
ओके, इसीलिए हम लोग आउटपुट में ऐड नहीं करते, नीचे अलग से ऐड करेंगे, आ रहा है समझ में। लेकिन आईटीसी में सेम मंथ में ऐड करेंगे, आईटीसी में सेम मंथ में ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है पॉइंट। ओके, इसके बाद कुछ कराया, कॉन्सेप्ट में इतना ही था, उसके बाद क्वेश्चन चालू किया था, ठीक है। तो कुछ रिवाइज हुआ, ओके, एटलीस्ट 50-60% याद आना चाहिए। ओके, 100% आया तो बहुत अच्छा है, और तुम लोगों ने भी कुछ एफर्ट लिया रहेगा तो भी 100% आया, ठीक है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, जो May 25 ऑनवर्ड्स अमेंडमेंट्स है, ओके, आईटीसी चैप्टर से रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जितना चैप्टर बाकी है ना, वो सब हम लोग अमेंडेड ही सीखेंगे। देखो, सप्लाई, चार्ज, कंपोजिशन, टाइम, प्लेस, वैल्यू, ओके, ये 6 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया बिना अमेंडमेंट के, क्योंकि तभी अमेंडमेंट नहीं था, जुलाई में अपना लेक्चर हुआ है, ओके, तभी अमेंडमेंट नहीं था। अभी अमेंडमेंट हम लोग का हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी अमेंडेड पढ़ेंगे, एंड जो बाकी का अमेंडमेंट है वो एट द एंड लिख लेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं है उसमें कुछ अमेंडमेंट, आईटीसी से ज्यादा है, तो हम लोग आईटीसी से अमेंडेड स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी तुम लोग को अमेंडमेंट का शीट मिलेगा, लेकिन नोटबुक बनाया तो फिर लिखते जाना। सबसे पहला सर्कुलर, देखो अमेंडमेंट मतलब सर्कुलर भी है इसके अंदर, एंड एक्चुअली सर्कुलर इज अ क्लैरिफिकेशन नॉट अमेंडमेंट, पर हम लोग क्या ऐसे इसको अमेंडमेंट बोलते हैं। देखो सर्कुलर मतलब क्या होता है, लॉ पहले से वैसा ही था, चेंज नहीं हुआ है, ओके, एक्सप्लेनेशन, उसका क्लैरिफिकेशन आया है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो सर्कुलर देखने के तो अमेंडमेंट नहीं है वो, बट फ्रॉम स्टूडेंट एंगल उसका लोग अमेंडमेंट ट्रीट करके चलते हैं, समझ में आया। अभी हम लोग स्टार्ट करें सर्कुलर ऑन